नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दुनिया की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहा है। भारत में अभी चुनाव होकर चुके हैं और अब दूसरा महत्वपूर्ण चुनाव इसी साल नवंबर के महीने में जो होगा, जो हो सकता है दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए या आने वाले कम से कम कुछ दशकों के लिए बदल दे, वो है अमेरिका का जो चुनाव होने वाला है। इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम पेश आए हैं अब पिछले ही एक हफ्ते में। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, इनके बीच मुकाबला होना था। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हमला हुआ, एक ऐसा हमला हुआ जिसमें कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो बाइडेन की उम्र को देखते हुए और जिस तरह से वो शारीरिक रूप से लगातार कमज़ोर नज़र आ रहे थे, उन्होंने इस पूरी रेस से अपने को पीछे कर लिया है और कमला हैरिस को अपना एक विरासत दे दी है, अपना नॉमिनी बना दिया है। ये दोनों महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इस पूरे अमेरिका का जो इलेक्शन होने वाला है नवंबर को, इसको इस तरह से बदल दिया है कि अब समझ नहीं आ रहा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में नवंबर तक क्या कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर वाकई कमला हैरिस नॉमिनी बन पाती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, दूसरी बड़ी बात कि अगर वाकई वो जीत पाती हैं, तो अपने आप में न सिर्फ कि अमेरिका बल्कि दुनिया के इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। पहली बात तो वाइट हाउस में कहा जाए तो एक ब्लैक वुमन की एंट्री। इससे पहले बराक ओबामा जब गए थे तभी ये कहा गया था कि वाइट हाउस में ब्लैक मैन गया है, लेकिन अभी औरत की एंट्री होगी। पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी, पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएंगी अमेरिका की जो महिला होगी। और अफ्रीकन अमेरिकन होने के अलावा इंडियन अमेरिकन भी, उनके जो दोनों माँ बाप हैं उनको अगर देखा जाए तो एक अफ्रीका और उधर उधर इंडिया से भी उनका संबंध है, जमाइका के अलावा भारत से भी। इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कमला हैरिस की मौजूदगी या उनका ये दाखिला इस पूरी रेस में किस तरह से इस रेस को बदल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या तब्दीली आ सकती है इस चुनाव के नतीजे के मद्देनज़र। और साथ ही वहाँ पर जो वो लोग जो कि दिलचस्पी रखते हैं कि वो अमेरिका में जाकर पढ़ाई करेंगे या नौकरी करेंगे, इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें किस तरह का बदलाव हो सकता है अगर ट्रंप जीत जाते हैं या फिर कमला हैरिस अगर नॉमिनी बनती हैं और फाइनली जीत जाती हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीरा शंकर जी मौजूद हैं, जो अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बेहतर एक्सपर्ट की तो इस कार्यक्रम में मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। जब आपने ये देखा कि जो बाइडेन अब इस रेस से विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अपने को पीछे कर लिया है और अपने वारिस के तौर पर कमला हैरिस को आगे बढ़ाया है, क्या प्रतिक्रिया आपके मन में थी? एक तरीके से एक सांस ली, क्योंकि बाइडेन साहब काफ़ी कमज़ोर और खोए-खोए नज़र आए थे प्रेसिडेंशियल डिबेट में, और उसके बाद उनके नंबर्स घटते जा रहे थे। तो ये एक चिंता थी कि अगर वो रेस में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो न केवल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार सकती है, पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के भी इलेक्शंस जो होने वाले हैं और गवर्नर्स के इलेक्शंस जो साथ साथ होने वाले हैं उनमें भी हार सकती है। और अगर ऐसा होता तो ट्रंप के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बचते। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता थी। अब जब बाइडेन साहब ने अपना निर्णय बताया कि वो रेस से पीछे हट रहे हैं और नहीं लड़ेंगे, तो उससे डेमोक्रेटिक कैंपेन जो है उसमें काफ़ी जान आ गई है। और जो पार्टी लीडर्स हैं, काफ़ी जल्दी उन्होंने एक सहमति कमला हैरिस के ऊपर बनाई है, जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया था कि ये मेरी कैंडिडेट हैं, पर बाकी जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, सब ने कमला हैरिस को इंडोर्स किया है। नैन्सी पेलोसी जो मिशिगन की गवर्नर हैं, ग्रेचन विटमर जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, गैविन न्यूसम जो केंटकी के गवर्नर हैं, एंडी बशीर जो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं, इन सब ने इनको इंडोर्स किया है। एक आध हैं जैसे ओबामा जिन्होंने नहीं किया है, पर वो इस वजह से कि वो कहते हैं कि एक प्रोसेस होना चाहिए और जो भी नतीजा निकलता है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, और यही शायद कमला हैरिस की भी पसंद है।
कि बिल्कुल। वो इलेक्शन के थ्रू निकले। ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल। इसके अलावा मीरा शंकर जी, अभी जो पोल्स आ रहे हैं लगातार वो घंटों में बदल रहे हैं। अभी मैं देख रही थी 2-3 दिन पहले जो पोल आया था वॉशिंगटन पोस्ट ने, उसका एक एवरेज पोल छापा था जिसे हम पोल ऑफ पोल्स कह सकते हैं, जिसमें ट्रंप आगे नज़र आ रहे थे। फिर मैं देख रही हूँ अभी एक और रिपोर्ट जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट आगे निकल गई हैं कमला हैरिस। तो ये जो क्या ये बदलते गुज़रते वक़्त के साथ लोग अपने ख़यालात बदल रहे हैं? आप इन पोल्स को कितनी गंभीरता से लेती हैं? क्या वाक़ई ये जो अमेरिकन पब्लिक है उसका ओपिनियन को जाहिर करता है? देखिए ये पोल्स जो हैं स्विंग करते रहते हैं इलेक्शन के दौरान, और इनका एवरेज देखना पड़ता है, क्योंकि कोई पोल का कहीं स्लांट भी हो सकता है। तो ये ज़रूर है कि बाइडेन साहब के निर्णय से पहले जो पोल्स थे, उनमें सब में ट्रंप कमला हैरिस से आगे थे। अब जो एक पोल है, रॉयटर्स इप्सॉस ने एक पोल किया है, उसमें कमला हैरिस 2 पॉइंट से आगे हैं। बाकी जो पोल्स हैं, जो पहले के हैं, जो बाइडेन साहब के पहले के पोल्स हैं, उनमें सब में कमला हैरिस ट्रंप साहब से पीछे हैं, पर उस समय वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं थी। जो स्विंग स्टेट्स हैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स जो हैं उनमें एक तरीके से पता रहता है कि ये स्टेट डेमोक्रेट्स को जाएगा, ये स्टेट रिपब्लिकन्स को जाएगा, पर ये 7-8 स्टेट्स हैं जहाँ जो वोटर्स हैं वो काफ़ी इवनली बटे हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच, और काफ़ी लोगों ने अपना मन अभी बनाया भी नहीं है, और इन स्टेट्स से ही करीब करीब नतीजा निकलता है यूएस इलेक्शन का। इनमें सब में अभी भी ट्रंप को आगे दिखाया जा रहा है, पर ये भी पोल्स पहले के हैं, बाइडेन साहब के निर्णय के पहले से। पर यही चुनौती है कमला हैरिस के लिए कि ये स्विंग स्टेट्स जब तक वो अपनी तरफ नहीं खींच सकती, तो रेस बहुत मुश्किल होगी। रेस बहुत मुश्किल होगी। और ये जो स्विंग स्टेट्स का आपने जिक्र किया, 6 स्टेट्स बताए जा रहे हैं, एरिज़ोना, जॉर्जिया, नेवाडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, इनको बताया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खुद अपना सर्वे किया और करीब 250 लोगों से पूछा। उनके अलग अलग बयान भी लोगों ने जो उनके बारे में कहा है इलेक्शन के, वो भी मैं बताऊंगी। उनमें से कुछ बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन हमारे भारत के दर्शकों को जो ये देख रहे हैं कार्यक्रम, जो समझना चाहते हैं कि यूएस के इलेक्शन का अब अगला प्रोसेस क्या होगा, जब जो बाइडेन ने कह दिया कि ये मेरी वारिस हैं, आप बता रही हैं कई सारे गवर्नर्स भी इसके फेवर में हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो ये जो बात हो रही है कि अब जो डेलीगेट्स हैं, डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स, ये अपनी पार्टी का नॉमिनी चुनेंगे, ये प्रोसेस कैसे होगा आगे और कब होगा? ये इनका कन्वेंशन है डेमोक्रेटिक पार्टी का अगस्त में, उसमें ये इलेक्शन होगा, और फिर जो भी कैंडिडेट है जो उस इलेक्शन को जीतता है वो ही नॉमिनी बनता है। पर डेलीगेट्स भी आधे से ज़्यादा शायद कमला हैरिस ने अपनी तरफ अभी से ही इंडोर्समेंट्स ले लिए हैं उनसे। अब अगला सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि कहा यह जा रहा है कि पूरा जो इलेक्शन है, पूरा जो संघर्ष नज़र आ रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है, जो दक्षिणपंथी राइट विंग पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने अमेरिका को, जिसको कहा जाता है कि लिबरल वर्ल्ड का, उदारवादी दुनिया का नेता, एक लिबरल ओपन वर्ल्ड का, उसको एक तरह से धक्का पहुंचाया। पूरा वहाँ का जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, जो एनजीओज़ का सिस्टम है, जो वहाँ पर डाइवर्सिटी का पूरा आइडिया है कि कैसे विभिन्नताओं से भरा हुआ, अलग अलग जो रंग हैं, अलग अलग जो नस्ल हैं, उनसे बना हुआ देश है, उस पूरे आइडिया को झंझोड़ दिया। ऐसे में वो लोग जो कि जो बाइडेन को वोट कर सकते थे, वो हो सकता है एक ब्लैक वुमन को वोट ना करें, यानी कि एक औरत, उस पर भी अफ्रीकन इंडियन, यानी पूरे तरीके से उनको उस दर्जे का, जो लोग नस्ल भेदी लोग हैं या जो मर्दवादी सोच रखते हैं, उनके लिए हो सकता है डेमोक्रेटिक सोच होने के अलावा भी वो इस बात पर झिझक जाएं कि हम एक महिला को बागडोर नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका के लिए भी
पुरानी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी आप ये देखिए कि अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रही है। उस लिहाज से हमारा जो दक्षिण एशिया है उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जहां महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच कमला हैरिस की मौजूदगी क्या और ज़्यादा एक बड़ी खाई पैदा कर देगी? जी, एक ये है कि जो ये इलेक्शन है, एक आम इलेक्शन की तरह नहीं है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स जो थे, उनके बारे में जो जनता थी अमेरिका की, वो उत्साहित इतनी नहीं थी। हाँ, ट्रम्प के जो मागा सपोर्टर्स हैं, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, रिपब्लिकन दक्षिणपंथी जो सपोर्टर्स थे, हाँ, वो ज़रूर उत्साहित थे। पर बाकी अमेरिका वो बिल्कुल उत्साहित नहीं था दोनों कैंडिडेट से, क्योंकि एक तरफ तो बाइडेन की उम्र की वजह से चिंता थी, और दूसरी तरफ जो ट्रम्प साहब के केसेस इतने चल रहे थे और कन्विक्शंस भी थे, जो सिविलियन केस था, एक महिला के ऊपर हमला करने के, उसमें उनके खिलाफ जजमेंट गया था, निर्णय गया था, और उनको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा सिविल केस में। बाकी जो क्रिमिनल केसेस थे वो अभी जारी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को बेल आउट कर दिया एक तरीके से, ये कह के कि जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं अपने ऑफिशियल पोजीशन की तौर से, उनको लेके इन्हें इम्यूनिटी है, वो चैलेंज नहीं हो सकते कोर्ट में। और फिर ये नहीं बोला कि ये जो इन्होंने 6 जनवरी को किया, जो जॉर्जिया में वोट्स गलत तौर से हासिल करने की कोशिश करी, और जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स ये ले गए थे अपने साथ, ये ऑफिशियल थे कि अनऑफिशियल थे? जो जो नीचे वाले कोर्ट हैं, अब ये इस पे सुनाई करेंगे पहले कि ये निर्णय, इसमें इम्यूनिटी आती है कि नहीं, और जब तक इलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को बेल आउट कर दिया, पर जो आम जनता है उनको भी ये पसंद नहीं होगा कि एक क्रिमिनल, कह सकते हैं, जिनके खिलाफ इतने केसेस हैं, वो यूएस का प्रेसिडेंट दोबारा से बने। तो ये एक एडवांटेज कमला हैरिस को हो सकता है, क्योंकि जितने लोग दक्षिणपंथी लोग ट्रम्प को समर्थन देते हैं, उतना ही दूसरी तरफ उनके बारे में चिंता भी है। कमला हैरिस जो है, क्योंकि उम्र कम है, तो युवा पीढ़ी को भी आकर्षित कर सकती हैं, जो इस इलेक्शन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे थे अभी तक। और ये जो युवा पीढ़ी है, इनमें रेस इतना फर्क नहीं, वो इस रेस को लेके इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये भी पोल्स दिखा रहे हैं कि जो ब्लैक्स हैं वो तो कमला हैरिस के साथ हैं, और हिस्पैनिक कॉकस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का, उन्होंने भी समर्थन कमला हैरिस को दिया है। कुछ इंडियन अमेरिकन भी ज़रूर उनको समर्थन देंगे कि पहली महिला होंगी इंडियन ओरिजिन की, हाफ इंडियन ओरिजिन की, जो प्रेसिडेंट बनेंगी। ये है कि जो वाइट्स हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। पर पोल्स दिखा रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड वाइट्स हैं, उनमें काफ़ी समर्थन है कमला हैरिस के लिए। वर्किंग क्लास वाइट्स में शायद नहीं है, और वो पिछले बार भी जब ट्रम्प जीते थे इलेक्शन, तब भी वो ट्रम्प के साथ गए थे। जी हाँ। तो जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं वो भी अपने आप में एक तरह से विभाजित नज़र आ रहे हैं इस बात पे, क्योंकि जितना एक तरह से अचानक उनके सामने ये बदलाव हुआ है उसको समझने में भी शायद उनको वक्त लग रहा है। मैं यहाँ पर देख रही थी कि एक डेमोक्रेट वोटर हैं, उनका बयान यहाँ पढ़ रही थी, जिन्होंने कहा कि शायद ये डेमोक्रेट्स की जीत के रास्ते में रुकावट बन के आए। हालांकि कमला हैरिस की जो
उम्मीदवारी है। हालांकि वो वोट करना चाहती हैं। 74 साल की ये वाइट वुमन है एरिज़ोना की, जिसको कहा जा रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, यानी जो तय करेंगे कि कौन जीतेगा अमेरिका में। उनका बयान पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो इफ़ दिस कंट्री इज़ रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट येट एंड दिस इलेक्शन इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू टेक अ चांस। इसका लब्बे लुबाब ये बात हुई कि इस इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम है, इस बात के लिए कि क्या हम एक तरह से नारीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएं या एक तरह से नस्ल भेद की लड़ाई इस इलेक्शन के ज़रिए लड़ें, या फिर इस इलेक्शन को जीत जाना ज़्यादा अहम है और ये लड़ाइयाँ बाद में लड़ी जा सकती हैं। यानी ये कहने की कोशिश कर रही थी शायद कि एक और कोई वाइट मेल अगर आगे आता कमला हैरिस की जगह, तो संभावना बढ़ जाती डोनाल्ड ट्रंप के सामने जीतने की। हो सकता है, पर जो भी आता आगे आता उसके बारे में लोगों को इतनी फेमिलियरिटी नहीं होती, क्योंकि कमला हैरिस एक जानी पहचानी हस्ती है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी और उससे पहले सेनेटर थी। तो लोगों को उनके बारे में पहचान है। अब 2-3 महीने ही बाकी हैं लड़ने के लिए, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने सोचिए, 3.5 महीने। तो किसी नए आदमी को फंड्स इकट्ठा करना, पूरा अपना पब्लिसिटी करना, इतना लोगों के साथ कैंपेन करना एक मुश्किल ही बात होती। हाँ, फिर भी जो आप कह रही हैं उसमें कुछ सब्सटेंस तो है। पर मुझे लगता है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को ही लेके कंसेंसस कर लेगी। जी हाँ। आखिरी 2 सवाल आपसे, बल्कि आखिरी एक ही सवाल मैं कहूँगी वो भारत को लेकर। हालाँकि मैं ये भी पढ़ रही थी एक आर्टिकल जिन्होंने कहा कि बहुत नज़दीक से कमला हैरिस को जानते हैं। एक बार उनके लिए एक बड़ी दावत रखी गई, कुछ साल पहले की बात है। कुछ कुछ अफ्रीकन ओरिजिन के लोग आए, कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग आए, और इस दावत में जब बातचीत के दौरान पाया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सिर्फ अमेरिकन मानती हैं। तो अपनी जड़ों को लेकर भी शायद हो सकता है इन समूहों के लोग उन्हें ज़्यादा नज़दीक अपने पाते हों, बजाय इसके कि वो खुद अपने को किस तरह से देखती हैं। अब मुझे बताइए कि भारत के लिहाज से क्या इसको एक बहुत बड़ा अवसर माना जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जड़ें, जिसकी रूट्स अमेरिका में हैं, भारत में हैं, वो उसका ये संभावना नज़र आ रही है कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएंगी। वो इतने बड़े देश का, जिसे माना जाता है कि दुनिया की सुपर पावर है, कहीं ना कहीं एक ही पोल पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। इस पूरी संभावनाओं को भारत और भारतीय और भारत की सरकार कैसे देखेगी? देखिए, एक तरफ से तो गौरव होगा कि एक भारतीय ओरिजिन की महिला अगर राष्ट्रपति बनती है विश्व के सबसे मजबूत देश की, तो ये गौरव की बात होगी। पर दूसरी तरफ मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी भारतीय मूल या किसी और मूल की भी जो शख्स है, अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अमेरिका के ही हित में अपनी नीतियां रखेंगे। वो ऐसा नहीं है कि जो उनका ओरिजिन है उससे प्रभावित होके नीतियां बदलेंगे। नीतियां जो हैं, जो देश के हित में हैं, उसी को ही लेके वो नीति बनाएंगे। पर ये ज़रूर है कि सांस्कृतिक तौर से एक फ़ैमिलियरिटी होगी और एक इससे एक जान-पहचान भी कह सकते हैं, भारत के बारे में उनको होगी, जो और किसी कैंडिडेट को शायद नहीं हो। पर जहाँ तक नीतियाँ हैं, मुझे लगता है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बन के आती हैं अमेरिका की, तो बाइडेन की जो नीतियाँ थीं, वो ही आगे बढ़ाएँगी। अच्छा हुआ आपने ये स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले वो अपना हित और अपने राष्ट्र का हित देखेंगी। हालांकि अच्छी बात है कि पुरानी जान पहचान है। अच्छा, हालांकि अच्छी बात है कि सांस्कृतिक जो जड़ें हैं, सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों के हो सकता है इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। लेकिन माना यही जाएगा कि जो अमेरिका की अपनी नीति होगी उसी को वो आगे बढ़ाएंगी, चाहे वो जो बाइडन होते या फिर अब अगर कमला हैरिस को वो चांस मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मीरा शंकर बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब देने के लिए।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।